वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जितनी भी परीक्षाएं चल रही हैं एसएससी से संबंधित, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, या अन्य आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा हो, या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है, वो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण रामबाण क्वेश्चन जो है आपकी हर परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और आज स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज जो मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम पोस्टमार्टम करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में तो प्रश्न आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, मौर्य काल के बारे में बताना चाहूँगा कि मौर्य काल जो है वो मौर्य वंश से संबंधित जो प्रमुख राजा थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चलिए प्रश्नों में आएंगे तो हम बताते चलेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हमें पहचाना है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला विकल्प है, उन्होंने सिकंदर यानी जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। दूसरा, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। अगला जो विकल्प दिया हुआ है सी वाला, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। और डी वाला, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहर के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इन सभी विकल्पों में कौन सा कथन गलत है ये हमें पहचानना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वी वाला जो हो जाएगा। ये बैरम खां जो इसका सबसे अच्छा सहयोगी नहीं था, क्योंकि बैरम खां संबंधित था अकबर से, अकबर के काल से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए पूछ रहा है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसका दूसरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर, कई किताबों में अलेक्जेंडर नाम मिलता है, ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो जो सिकंदर था उसने सबसे पहले किस नदी को पार किया था, तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, वो नदी जो है वो नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी। कौन सी नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था। चलिए प्रश्न अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, कौन, स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त या कल्हड़। तो कौन हो जाएंगे, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। आपको बताना चाहता हूँ जो विष्णुगुप्त थे उन्हीं का दूसरा नाम क्या था, उन्हीं को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। और विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य के अलावा एक नाम से और जाना जाता था, आप बता सकते हैं किस नाम से, चाणक्य के नाम से जाना जाता था। तो विष्णुगुप्त को ही चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। और ये किसके गुरु थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। एक मेगास्थनिक महान दार्शनिक था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसको जो सिकंदर था उसने भेजा था। तो इसने पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी मेगास्थनिक ने, तो इसका नाम है इंडिका। इसका 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। इंडिका जो थी वो किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। अच्छा, ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद जो होता है वो ऋग्वेद को कहते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदू धर्म के अनुसार, वो आप लोग बता सकते हैं कितनी होती है, 18 पुराण होते हैं। कितने, 18 पुराण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो अभी जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य का ही नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी है, और कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये किस प्रकाश यानी किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, क्या आर्थिक जीवन, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक। तो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र,
लेकिन इसमें प्रकाश जो डाला गया है वो राजनीतिक नीतियों को डाला गया है, यानी राजनीति से संबंधित है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अभी हमने बताया था मेगास्थनीज जो था उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पूछ रहा है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये देखिए यूपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए हमसे क्या पूछ रहा है चंद्रगुप्त का पुत्र डैश, यानी कौन सा पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना था, या चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना था। तो क्या नाम था उसका, घनानंद था या बिंबिसार या अशोक या बिंदुसार। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ठीक आंसर हो जाएगा कौन बैठा था, तो ये डी वाला बैठेगा, बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार, जो उसका अगला शासक बना था मौर्य वंश का। तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। यानी मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, नाटक है, उसमें किस राजा की कहानी का वर्णन है, क्या जयचंद है, चंद्रपीर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र में हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है या जानकारी देता है। अर्थशास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है, क्या गुप्त वंश की, क्या प्रतिहार की, या मौर्यों की, या राष्ट्रकूटों की। तो ये अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है मौर्य प्रशासन की। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन वाला सी ठीक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार बना था, यही अगला शासक बनेगा। इसके बाद जो इसका पुत्र होगा वो कौन होगा, वो होगा अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन होगा, अगला अशोक होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, 11 का ठीक आंसर हो जाएगा जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थी वो दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था। तो किस मौर्य राजा ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था, तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पर, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी क्लासें इसी तरीके की मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म में अपनाने का उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है जैन धर्म में, गोमत सार है या अंग है या परिशिष्ट परवन है या उपांग है। तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट परवन में ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर किसका, ये 14 हो गया, तो 14 के बाद 15 पे चलते हैं। देखिए 15 में क्या पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर लिया था। मौर्य जो अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था, तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म की एक विधि है जिसे हम संलेखना विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागना चाहता है वो इस विधि से प्राण त्यागता है, संलेखना विधि। इसमें वह खाना पीना बंद कर देता है। तो इस विधि के द्वारा जो है संलेखना विधि से 43 दिनों के अंदर जो थे वो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो कहाँ पर किया गया था ये पूछ रहा है। तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रवणबेलगोला जो है इस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पूछा जाएगा किस विधि से त्यागे थे, तो संलेखना विधि से त्यागे थे। तो
इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र पूछ रहा है, तो बिंदुसार का पुत्र कौन होगा, तो अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह से अगर पूछे अशोक किसका पोता था, तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और किसका लड़का था, तो बिंदुसार का लड़का होगा अशोक, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, 17 किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और अशोक का पिता था। बिंदुसार के बारे में आप लोग जान लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और अशोक का पिता था, इस बारे में आप जान लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 18 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा, बुद्ध घोष का सामंत पसादिका में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर अशांति फैली थी? बिंदुसार जब शासन कर रहे थे उस समय अशांति फैली थी, वो कहाँ पर फैली थी? तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये तक्षशिला में फैली थी। और उस अशांति को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र जो थे अशोक को वहाँ पर भेजा था, और उन्होंने वहाँ पर शांति प्रिय ढंग से वहाँ की अशांति को समाप्त कर दिया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखिए, डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? डायनोसियस नामक जो राजदूत था वो किसके शासन काल में आया था? तो अशोक के, कुणाल के, बिंदुसार या दशरथ के? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ठीक आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? जीवन व्रत, विदेश नीति, आंतरिक नीति या सभी विकल्प सही हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो ये सभी विकल्प सही है, यानी जीवन व्रत की जानकारी भी मिलती है, विदेश नीति की भी और आंतरिक नीति की, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 22 पर देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र, यानी क्या पूछा, अशोक के पुत्र का नाम एवं पुत्री शामिल थे। तो पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? कौन सा बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में बनवाया हुआ है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, सांची का स्तूप, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 24 पे चलते हैं। 24 में देखिए क्या पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, जिसे ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक कहते हैं। अशोक के अभिलेख जो थे वो खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे, लेकिन प्राचीन अभिलेख पूछा है तो ब्राह्मी लिपि बोलेंगे, ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे के पोते थे, यानी वो पूछा किसके पोते थे? तो अशोक किसके पोते थे? अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और किसके लड़के थे? तो लड़के बताएंगे बिंदुसार के लड़के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो ये जो कलिंग स्थान है जिस पर विजय प्राप्त की थी वो कहाँ स्थित है? असम, बिहार, झारखंड या उड़ीसा में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग स्थान जो है वो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा।
देखिए क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न 27 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो किस शिलालेख में, क्या 13वें, पहले, चौथे या 10वें? तो कौन सा शिलालेख होगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा 27 का 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है? किसने की थी? तो 28 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा अशोक ने की थी। अगले प्रश्न नंबर 29 देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कौन था? 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यह था जेम्स प्रिंसेप। तो सबसे पहले पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? किस युद्ध के बाद? तो बक्सर, पानीपत, कलिंग या मगध? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और मारकाट छोड़ दी थी। अगले प्रश्न 31 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किस अभिलेख में नामोल्लेख हुआ है अशोक नाम? तो गुर्जरा में, भाब्रू शिलालेख में, अहरोरा या सारनाथ में? तो 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये गुर्जरा अभिलेख में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अशोक को शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता था? चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी या धर्मकीर्ति? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ये प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं प्रिय देवानाम प्रिय के रूप में किया गया? देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अशोक को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए MPPCS 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। इसमें PCS लेवल से लेकर MTS, CGL और जितनी भी स्टेट परीक्षाएं होती हैं उन सभी के क्वेश्चनों को समावेश किया गया है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो किन अभिलेखों में से अशोक का अभिलेख पाया गया है? तो 134 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट ही है, जीवन वृत्त, विदेश नीति, आंतरिक नीति, सभी का होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 36 देखिए, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश से उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ये 14 आदेश जो थे वो उत्तीर्ण करवाए थे उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न नंबर 37, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यानी ये पूछ रहा है कि किसके बाद सम्राट बने या राजा बने। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 37 का? ये अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक ही अगले सम्राट बने थे। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ये पूछ रहा था जिस युद्ध में अशोक ने अपना जो मारकाट छोड़कर यानी युद्ध की नीति छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध जो था वो कब? तो ये कौन सा हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला 261 BC में। अगला प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो ये अशोक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन किसके पुत्र और पुत्री थे? अशोक के पुत्र और पुत्री थे। तो इसका ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? 40 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 41 नंबर में,
अशोक महान डैश से संबंधित थे, किस से संबंधित थे, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 42 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था ये अशोक ने ही कराया था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 में देखिए क्या पूछ रहा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, तो 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका, 43 का ठीक आंसर हो जाएगा मागधी भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ जो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये कुणाल हुआ। ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है, तो अशोक का वर्णन किस अभिलेख में है, 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये मास्की अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था, तो श्रीनगर शहर को बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक को जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न, अशोक किस किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण जो मिलता है 13वें अभिलेख में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 देखिए, अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है, तो शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है, 48 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा कंगनहल्ली में। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो 49 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला सर एक कोहना। ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर क्या पूछ रहा है, रण्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया है, तो कौन सा शिलालेख है, तो 50 का ठीक आंसर हो जाएगा ये कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कथा अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है, तो 51 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये जातक कथाएं जो हैं वो अजंता की गुफा में चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न नंबर 52 देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे कहा गया है, 52 का ठीक आंसर हो जाएगा बृहदत्त। ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 53 नंबर, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। इस तरह से हमारी क्लास जो है वो समाप्त होती है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।